पूरे देश में हुए एक सर्वे से भारत में आसानी से लोन दिए जाने वाली प्रक्रियाओं का एक खतरनाक पहलू सामने आया है। ई रिजोल्यूशन कंसल्टेंसी के एक एक्सपर्ट पैनल ने पूरे देश में जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच 10,000 से अधिक स्ट्रेस्ड बोरोवर पर एक सर्वे किया है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस सर्वे में क्या रिपोर्ट्स आई है और वो किस हद तक खतरनाक है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस सर्वे में 3 ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। उन्होंने चर्चा की है लोन डिफ़ॉल्ट के बारे में, चेक बाउंसिंग के बारे में और रिकवरी एजेंट की कार्य प्रणाली के बारे में। हालांकि इन तीनों एस्पेक्ट्स की चर्चा हम इस छोटी सी वीडियो में नहीं कर पाएंगे, तो हमने इस सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही इस वीडियो में इंक्लूड करने का सोचा है। सबसे पहले फाइंडिंग्स है कि 85% से अधिक जो स्ट्रेस्ड बोरोवर हैं उनका मोर देन 40% इनकम जो है ईएमआई के रूप में दिया जाता है। हालांकि ये फिगर जो है लगता है कि मोर देन 40% दिया जा रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि वो स्ट्रेस्ड बोरोवर जिनकी आय 35,000 से लेकर 65,000 रुपये के बीच है, वो 28,000 से लेकर 52,000 के बीच ईएमआई पे करते हैं। और इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं, ये 80% के आसपास आता है। इसका मतलब कि जो छोटे बोरोवर हैं जिनकी आय 35,000 से लेकर 65,000 रुपये तक है, वो अपनी मासिक आय का 80% ईएमआई के रूप में पे करते हैं। और चूंकि ये अपनी इनकम का ज़्यादातर रकम ईएमआई के रूप में पे करते हैं, तो निश्चित रूप से ये ईएमआई के बचने के तरीके भी सोचते हैं। और इस बचने के तरीके में सबसे पहले वो क्रेडिट का जुगाड़ करते हैं, यानी एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे लोन की व्यवस्थाएं करते हैं। हालांकि ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जनाब ये एक खतरनाक जाल है और इस खतरनाक जाल में एक बार फंस गए तो आपका ब्याज बढ़ता ही जाता है। दूसरा तरीका ये जो अपनाते हैं सामान्य तौर पे कि 22% से अधिक लोगों ने कहा है कि वो अपने दोस्त या अपने परिवार की तरफ एक आशा भरी नज़र देखते हैं कि शायद उनके ईएमआई की व्यवस्था उनके दोस्त या उनके परिवार कर दें। और ये चुकाने के चक्कर में, ये ईएमआई चुकाने के चक्कर में वो जो अपने कुछ एसेंशियल्स हैं उसका वो बलिदान कर देते हैं। और इसमें कहा गया है कि 65% से अधिक लोग जो है अपने एसेंशियल्स में कमी करते हैं। एसेंशियल्स का मतलब या तो बच्चों की शिक्षा में कुछ कमी करते हैं, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस में कमी करते हैं, या कुछ इंश्योरेंस वगैरह चल रहा है तो उसको कैंसिल कराते हैं। ये 65% से अधिक लोगों ने इस बात की जानकारी दी है कि ईएमआई चुकाने के कारण वो अपने इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स की सेक्रीफाइस करते हैं। एक और तरीका ये अपनाते हैं ईएमआई पे करने के लिए कि 16% से अधिक लोग एडवांस सैलरी लेते हैं। जनाब आप सैलरी एडवांस लें, यानी महीने की पहली तारीख को लें या महीने की आखिरी तारीख को लें, सैलरी तो आपको उतनी ही मिलनी है जितनी आपको मिलती है। तो एडवांस लेने से आपको लगता है कि आपने ईएमआई पहले पे कर दिया, लेकिन अगले महीने फिर एडवांस लेंगे तो जनाब ये फिर आपकी समस्याएं ये बढ़ती जाती हैं। 15% डिस्ट्रेस बोरोवर ऐसे हैं जो अपने एसेट्स को बेच देते हैं ईएमआई चुकाने के लिए। ये सारे तरीके अपनाने से आपको 2-3 महीने आपको आराम मिलता है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि इससे आपका कर्ज बढ़ता ही जाता है और जितना ज़्यादा कर्ज होगा उतना ज़्यादा ब्याज बढ़ेगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यदि आपने एसेट्स बेच दिए तो जो आपके इमरजेंसी के लिए कुछ आती हैं उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। चूँकि आप 80% से अधिक ईएमआई के रूप में चूँकि आप 80% से अधिक इनकम ईएमआई के रूप में पे कर रहे हैं और बहुत सारे जुगाड़ करते हैं कि आपको, और बहुत सारे जुगाड़ करते हैं, जैसे आपने एडवांस सैलरी ले ली, दोस्तों से मांग लिया, फ्रेंड्स से, अपने परिवार वालों से मांग लिया, कुछ एसेट बेच दिया, लेकिन ये सब करने के बावजूद एक समय तो ऐसा आएगा ही आएगा कि जब आप ड्यू डेट पे अपने किस्त को नहीं चुका पाएंगे। और जैसे ही ड्यू डेट पे अपने किस्त को नहीं चुकाया, रिकवरी एजेंट से आपका सामना अनिवार्य हो जाएगा। जब रिकवरी एजेंट से सामना होता है तो इस बारे में जब
इस ई रिजोल्यूशन कंसल्टेंट ने बातें की। 70% लोगों ने ये बताया कि रिकवरी एजेंट उनको परेशान करते हैं। 67% लोगों ने बताया कि वो गाली गलौज करते हैं और 500 से 1000 कॉल्स हर महीने आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो टेलीफोन कॉल करते हैं वो सवेरे 6 बजे से 8 बजे के बीच और 8 बजे से 10 बजे रात के बीच करते हैं, जिससे कि जब वो सोने जाते हैं तो उस टाइम वो तनाव में रहते हैं। 39% लोगों ने बताया कि एक ही लेंडर से एक ही दिन कई कई कॉल आते हैं, यानी एक ही लोन देने वाला एक ही बोरोवर को एक से अधिक बार टेलीफोन करता है। 70% लोगों ने बताया कि उनको धमकी भरे संदेश दिए जाते हैं। 11% लोगों ने ये भी बताया कि रिकवरी एजेंट उनके वर्क प्लेस पे, उनके रेसिडेंस पे विजिट करते हैं और बदतमीजी करते हैं। 18% लोगों ने कहा कि रिकवरी एजेंट उनके माता पिता को, उनके स्पाउस को, उनके परिवार वालों को धमकी देते हैं। 22% लोगों ने ये बताया कि जब वो लोन ले रहे थे तो जो रेफरेंस में जो किसी का नंबर डाले थे वो सामान्य तौर पर उनके परिवार के सदस्य ही होते हैं, उनको भी वो कॉल करते हैं और धमकी देते हैं। और 12% लोगों ने ये बताया कि वो उनके एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करते हैं और एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करने के कारण एक तो उनका रेपुटेशन खराब होता है, दूसरा नौकरी जाने की पूरी संभावना होती है। इन सब कारणों से फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ साथ जो डिस्ट्रेस बोरोवर हैं उसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी होता है और 50% से अधिक लोग मेंटल हेल्थ के शिकार हो जाते हैं। वो कई बार फ़ोन नंबर चेंज करते हैं, घर से भागने का भी सोचते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी समस्याएं रिकवरी एजेंट ने किया, केवल लोन लिया, आपने डेट ट्रैप में फंसे, इसके लिए ये समस्याएं हैं। लेकिन अब सवाल ये है आखिर इसका उपाय क्या है, कैसे इसका निदान किया जाए। सबसे पहले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकवरी एजेंट अपने बोरोवर से कैसे ट्रीट करेगा, इसके बारे में फेयर प्रैक्टिस कोड इशू किया हुआ है। इसके बारे में आप अवेयर हों, बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में अवेयर हों, और जब रिकवरी एजेंट आपको कॉल करे तो कॉल लॉग को सेव किया करें। यदि कोई मैसेज भेजता है तो उसका स्क्रीनशॉट भी सेव किया करें, और यदि वो बात करता है तो उसको रिकॉर्डिंग वगैरह करने की व्यवस्था करें। ये सब करने का पर्पस है कि जब भी आप ओम्बड्समैन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास शिकायत लेके जाएंगे तो आप सबूत के रूप में इन तथ्यों को पेश कर सकते हैं। और व्यवस्था हो सकती है कि यदि आपको लगे कि आपकी ईएमआई अधिक बड़ी हो गई है, आप सीधे लेंडर के पास जाएं और उनको डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में रिक्वेस्ट करें। यदि कोई व्यवस्था होगी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की व्यवस्था है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वो आपके लेंडर बताएंगे और वो आसानी से आपका डेट रिस्ट्रक्चर कर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस सर्वे में नहीं दिया हुआ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आप पाँव उतना ही पसारें जितनी लंबी आपकी चादर हो। आप अपने पड़ोसियों को देखकर शो ऑफ के कारण कुछ ऐसा कार्य न कर लें जो आपकी सामर्थ्य के बाहर हो। थैंक यू।